नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीडी न्यूज के इस नए शो डी कोड में आपका स्वागत है। चीन में हुए एससीओ समिट में आज भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कुछ ऐसा किया जिससे चीन और पाकिस्तान दोनों ही सख्ते में हैं और पूरी दुनिया हैरान है। राजनाथ सिंह ने आज एससीओ समिट के जॉइंट डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया और आतंकवाद के मुद्दे पर चीन और पाकिस्तान को खूब खरी खोटी सुनाई। भारत के विरोध की वजह यह थी कि इस साझा बयान में पहलगाम हमले का कोई जिक्र नहीं था। भारत ने चीन और पाकिस्तान दोनों को बता दिया कि अब आतंकवाद पर दोहरी नीति नहीं चलेगी। भारत की आपत्ति के बाद चीन इस जॉइंट डिक्लेरेशन को जारी नहीं कर पाया और भारत के रक्षा मंत्री का चीन की जमीन पर बैठकर चीन में रहते हुए चीन के ही खिलाफ ऐसा सख्त रवैया शायद पहली बार देखने को मिला है। और इसलिए आज सबसे पहले हम इसी नए भारत को आपके लिए डिकोड करेंगे। इसके बाद आपको दिखाएंगे कि हाल ही में खत्म हुए युद्धों के बाद कैसे दुनिया भर में हथियारों की एक नई रेस शुरू हो गई है। नेटो में शामिल 32 देशों ने हथियार खरीदने के लिए अपने अपने रक्षा बजट को बढ़ाने का फैसला किया है और एक नई रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल दुनिया भर के देशों ने अपनी सेना और हथियारों पर 231 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं। और आखिर में आपको दिखाएंगे कि भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला समेत चारों एस्ट्रोनॉट्स करीब 28 घंटे की यात्रा के बाद सफलतापूर्वक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंच गए हैं। और आज हम आपको शुभांशु शुक्ला और उनके साथियों की स्पेस स्टेशन से नई तस्वीरें दिखाएंगे, उनका नया वीडियो दिखाएंगे। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन में हुए एससीओ समिट के संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। एससीओ को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं और इस बार चीन के किंगदाओ शहर में इस संगठन के सभी रक्षा मंत्रियों की एक वार्षिक बैठक हुई, जिसमें भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ भी शामिल हुए। जबकि चीन इस समिट की मेजबानी कर रहा था। यह समिट चीन में हो रहा था और होस्ट कंट्री होने के नाते यह जिम्मेदारी चीन की थी कि वो इस समिट के बाद सभी देशों की तरफ से सभी देशों की सहमति के साथ एक संयुक्त बयान को तैयार करे और सभी देशों के हस्ताक्षर के साथ इस बयान को बाद में सार्वजनिक किया जाए दुनिया के सामने, ये बताने के लिए कि इस समिट में जो बैठकें हुई उसका नतीजा क्या निकला। लेकिन चीन ने जो संयुक्त बयान तैयार किया था उस पर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि इसमें आतंकवाद के मुद्दे पर पहलगाम हमले का जिक्र नहीं था। पहलगाम का नहीं बल्कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान का जिक्र था, जिसके बाद भारत ने बिना कोई संकोच किए इस संयुक्त बयान को खारिज कर दिया और इसमें चीन की भूमिका को भी संदिग्ध बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह संयुक्त बयान आतंकवाद के खिलाफ भारत के मजबूत रुख को नहीं दर्शाता और दूसरा, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के इशारे पर ही पहलगाम की घटना का जिक्र इस संयुक्त बयान में नहीं किया गया और इसमें शायद चीन ने भी पाकिस्तान की मदद की है। यानी हो सकता है कि चीन और पाकिस्तान की मिली भगत से कुछ इस प्रकार का संयुक्त बयान तैयार किया गया जिसमें भारत की जो सोच है वो दिखाई ना दे, भारत का जो दर्द है वो दिखाई ना दे, भारत की जो लड़ाई है आतंकवाद के खिलाफ वो दिखाई ना दे। यह ऐसा संयुक्त बयान था जो हमारे विचारों को नहीं दर्शा रहा था और इसमें ऐसा दिखाया गया जैसे चीन को बलूचिस्तान का तो बहुत दर्द है लेकिन पहलगाम का नहीं है। सोचिए, चीन और पाकिस्तान को लेकर इतनी सख्त टिप्पणी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन में रहते हुए ही और इसी समिट के मंच से की है और चीन को साफ साफ यह कहा गया कि भारत इस संयुक्त बयान से सहमत नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन बातों को चीन ने संयुक्त बयान में शामिल नहीं किया उन सारी बातों को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद ही अपने भाषण में कह दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद और शांति की बातें एक साथ नहीं हो सकती, आतंकवाद और शांति अब एक साथ नहीं चलेंगे। जो देश आतंकवाद को स्पॉन्सर करते हैं उन्हें कटघरे में लाना बेहद जरूरी है। Peace and prosperity cannot coexist with terrorism and proliferation of weapons of the mass destruction in the hands of the non-state actors and the terror groups.
Dealing with these challenges require decisive action, and we must unite in our fight against these evils for our collective safety and security. It is imperative that those who sponsor, nurture, and utilize terrorism for their narrow and selfish ends must bear the consequences. Some countries use cross-border terrorism as an instrument of policy and provide shelter to terrorists. There should be no place for such double standards. SCO should not hesitate to criticize such nations. आज भारत के नेतृत्व की और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तारीफ करनी होगी कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री सामने बैठे हैं, चीन सामने बैठा है और पाकिस्तान को सामने बिठाकर भारत के रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि जो देश आतंकवादियों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं, जो देश आतंकवाद को स्पॉन्सर करते हैं, उन्हें इसका परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। और सब जानते थे कि भारत के रक्षा मंत्री ये बात कह रहे हैं चीन के सामने, चीन के संरक्षण में बैठे पाकिस्तान के लिए। तो ये आज भारत ने अपना एक नया रूप दिखाया है पूरी दुनिया को। चीन को अपना एक नया रूप दिखाया है, पाकिस्तान को भी एक नया रूप दिखाया है और यह बताया है कि भारत अब किसी की भी गलत बात बर्दाश्त नहीं करेगा। अब थोड़ा आपको एससीओ के बारे में बताते हैं। एससीओ एक क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका गठन वर्ष 2001 में हुआ था और जब इसका गठन हुआ उस समय इस संगठन में कुल मिलाकर 6 देश थे। इनमें चीन, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और उज़्बेकिस्तान जैसे देश थे और भारत और पाकिस्तान वर्ष 2017 में एससीओ के स्थायी सदस्य बने और ईरान को वर्ष 2023 में इस संगठन में बाद में शामिल किया गया। और इस प्रकार से भारत, पाकिस्तान और ईरान के शामिल होने के बाद अब इस संगठन में 9 देश हैं। इस संगठन का उद्देश्य सुरक्षा, आर्थिक और राजनीतिक सहयोग को बढ़ावा देना है और यह संगठन आतंकवाद, ड्रग्स की तस्करी और साइबर अपराधों को अपनी सबसे बड़ी चुनौती मानता है। लेकिन एक सच यह भी है कि इसमें गुटबाजी के भी आरोप लगते हैं जिसका सबसे ज्यादा फायदा पाकिस्तान को होता है। पाकिस्तान हर बार चीन की मदद से इस मंच का दुरुपयोग करता है और भारत को छोड़कर एससीओ के बाकी के देश पाकिस्तान से आतंकवाद के बारे में कभी भी मुश्किल सवाल नहीं करते। यहां आपके मन में यह सवाल भी होगा कि इसमें पहलगाम की जगह बलूचिस्तान का जिक्र क्यों हुआ? ऐसा क्या हुआ कि ये जो सारे देश थे, चीन और पाकिस्तान और बाकी के जो इस संगठन के सदस्य देश हैं, उन्होंने पहलगाम के हमले को इसमें शामिल नहीं किया और बलूचिस्तान को शामिल कर लिया? तो इसका कारण यह है कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में चीन का प्रभाव पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ा है। वहां के ग्वादर पोर्ट पर अब चीन का ही नियंत्रण है, जिसका बलूचिस्तान के लोग लगातार विरोध करते हैं। चीन इसे आतंकवाद बताकर पाकिस्तान की मदद से एससीओ के संयुक्त बयान में शामिल कराना चाहता था, लेकिन उसने पहलगाम के आतंकवादी हमले पर एक शब्द नहीं कहा। बलूचिस्तान के लोग जो क्रांति कर रहे हैं वो पाकिस्तान से आज़ादी चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि बलूचिस्तान में चीन की कोई भी दखलंदाजी हो, लेकिन चीन लगातार बलूचिस्तान में अपना पैसा भी इन्वेस्ट कर रहा है। वहां पर चीन का कंट्रोल भी है और चीन के जितने भी व्यापारिक हित हैं वो बलूचिस्तान से पूरे हो रहे हैं और बलूचिस्तान के लोगों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं और चीन इसे आतंकवाद कहता है, जबकि ये असल में एक क्रांति है। इसलिए चीन और पाकिस्तान दोनों चाहते हैं कि दुनिया की नज़र बलूचिस्तान पर तो पड़े लेकिन पहलगाम पर ना पड़े। इस समिट से कुछ घंटे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा था कि वो भारत के साथ अब बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस समिट में भारत ने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को ऐसे ही जारी रखेगा तब तक कोई बातचीत नहीं हो सकती। और अगर आप आज इन तस्वीरों को देखेंगे तो इस समिट में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ आज एक ही मंच पर थे, एक ही फ्रेम में थे, लेकिन दोनों नेताओं के बीच किसी भी प्रकार का ना तो कोई संवाद हुआ, ना ही कोई अभिवादन हुआ और भारत ने पाकिस्तान को पूरी तरह से नजरअंदाज किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को पूरी तरह से नजरअंदाज किया।
कुछ इस तरह जैसे वो इन्हें जानते ही नहीं। और यह भारत की एक नई रणनीति है जिसमें पाकिस्तान के लिए ना तो कोई हमदर्दी है और ना ही पाकिस्तान के लिए कोई जगह है। एक तस्वीर तो यह है जो मैं आपको आज दिखा रहा हूं, यह है नया भारत, यह है नए भारत की रणनीति। और यह नया भारत किसी से दबता नहीं, किसी से डरता नहीं और अपने दुश्मन को साफ बताता है कि दुश्मनी क्या होती है। लेकिन अब आपको थोड़ा फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं। 17 साल पुराने भारत को दिखाते हैं। 17 साल पहले मुंबई के 26/11 के हमले की याद आपको जरा दिलाते हैं, जब इस 26/11 के हमले के 6 महीने के बाद भारत और पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्षों को इस समिट में एक अतिथि देश के तौर पर आमंत्रित किया गया था, क्योंकि तब भारत और पाकिस्तान इस संगठन के सदस्य नहीं थे। तो इन दोनों को अतिथि देश बनाकर आमंत्रित किया गया था। और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उस समय, इस हमले के बाद भी पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी से तब मुलाकात की थी। और एससीओ समिट के 1 महीने के बाद नाम समिट में, NAM नाम समिट में भी भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों के बीच एक बैठक हुई थी। और इससे आप समझ सकते हैं कि आतंकवाद और पाकिस्तान को लेकर उस समय की सरकारों में और आज की सरकार में क्या अंतर है। ये तस्वीरें देखिए 2008 में जब मुंबई का 26/11 का हमला हुआ था, उसके बाद अगले ही साल जून 2009 की तस्वीर देख लीजिए, जुलाई 2009 की तस्वीर देख लीजिए और आप देखिए कि भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कैसे खुशी खुशी एक दूसरे के साथ बैठकें भी कर रहे हैं, हाथ भी मिला रहे हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट भी है और सब कुछ ऐसा लगता है जैसे सब सामान्य है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और भारत अगले ही साल कुछ ही महीनों में इस हमले को भूल गया। तो तब में और अब में आप देख लीजिए, आज का भारत पाकिस्तान की तरफ देखता भी नहीं, आज का भारत पाकिस्तान से हाथ नहीं मिलाता, आज का भारत पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं करता। हालांकि समिट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के रक्षा मंत्री एडमिरल डोंग जून के साथ एक द्विपक्षीय वार्ता जरूर की और इस बातचीत का मुद्दा था भारत और चीन के बीच मिलिट्री हॉटलाइन और मिलिट्री कम्युनिकेशन चैनल्स को बेहतर तरीके से स्थापित करना। तो आज पूरी दुनिया को भारत ने दिखा दिया कि आतंकवाद पर उसकी राय बिल्कुल स्पष्ट है और अब भारत किसी से दबने वाला नहीं है। और चीन में बैठकर हमने चीन को ही यह बता दिया कि हम आपकी लिखी हुई जॉइंट स्टेटमेंट पर अब हस्ताक्षर नहीं करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि भारत की इस विदेश नीति में एक बहुत बड़ा शिफ्ट हमें देखने को मिल रहा है, जो इससे पहले भारत के इतिहास में ऐसा सख्त रुख हमें देखने को नहीं मिला था। अब हम उस शब्द को डिकोड करेंगे जो पूरी दुनिया में आज ट्रेंड कर रहा है और लोग इस ट्रेंड को देखकर हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, और ये ट्रेंड है डैडी ट्रंप। 25 जून को जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने नेटो देशों के समिट में यह कहा कि ईरान और इजराइल दोनों देश बच्चों की तरह युद्ध लड़ रहे थे और उन्होंने इस युद्ध को रुकवाया है, तो नेटो के चीफ मार्क रूटे ने यह कहा कि कभी कभी डैडी को सख्त होना पड़ता है ताकि ऐसे युद्ध ना हो। तो यहीं से उन्होंने क्यों लिया और उन्होंने पूरी दुनिया के सामने डोनाल्ड ट्रंप को डैडी कहकर पुकारा। They're not going to be fighting each other. They've had it. They've had a big fight, like two kids in a schoolyard. You know, they fight like hell. You can't stop them. Let them fight for about 2-3 minutes. Then it's easier to stop them. And then Daddy has to sometimes use strong language to You have get to use stop. strong language. Every once in a while, you have to use a certain word. लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी ने डोनाल्ड ट्रंप को डैडी मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया है। आज जब पश्चिमी देशों के मीडिया में यह आशंका जताई जा रही थी कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी की युद्ध में मौत हो चुकी है क्योंकि वो पिछले कई दिनों से नजर नहीं आ रहे हैं, उनका एक भी वीडियो, एक भी तस्वीर कहीं दिखी नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस युद्ध में उनकी मौत हो गई, तब 86 वर्ष के खमेनी ने आज अपना एक नया वीडियो संदेश जारी किया है और अमेरिका और इजराइल को लेकर उन्होंने 5 बड़ी बातें कही हैं।
खामेनेई ने दावा किया है कि इस युद्ध में ईरान ने अमेरिका को हरा दिया है। ध्यान से सुनिएगा, खामेनेई कहते हैं कि इस युद्ध में ईरान की जीत हुई है और ईरान ने अमेरिका को हरा दिया। दूसरा, अमेरिका इस युद्ध में इजराइल को बचाने के लिए शामिल हुआ था, लेकिन अमेरिका को कुछ हासिल नहीं हुआ। तीसरा, ईरान पर अमेरिका के हमलों का ज्यादा असर नहीं हुआ। चौथा, ईरान ने कतर में अमेरिका के जिस सैन्य अड्डे पर हमला किया, उस हमले को कम करके आंका गया, जबकि ईरान के हमले में अमेरिका को और अमेरिका की सेना को भारी नुकसान हुआ है। और पांचवा, अगर अमेरिका और इजराइल ने फिर से कोई हमला किया तो उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। तो खामेनेई का ये नया वीडियो अब आप देखिए। به مراکز هسته‌ای ما حمله کردند که البته این در خور پیگیری جزایی در دادگاه‌های بین‌المللی است به طور مستقل، اما نتوانستن کار مهمی انجام بدن رئیس جمهور آمریکا در شرح اونچه که واقع شده بود بزرگ نمایی غیر متعارفی کرد. معلوم شد که به این بزرگ نمایی احتیاج داره که تعرضی صورت بگیره. هزینه دشمن، هزینه متعرض قطعاً بالایی خواهد بود. तो 86 साल के खामेनेई देखिए, वो ईरान को बधाई दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ईरान को इस जीत की बहुत बहुत बधाई। वो ये भी कह रहे हैं कि अमेरिका अगर बीच में ना आया होता तो ईरान इजराइल का पूरी तरह से खात्मा कर देता। और वो ये भी कह रहे हैं कि ईरान अकेले ही अमेरिका और इजराइल पर भारी पड़ गया। तो देखा आपने, खामेनेई ने साफ साफ कहा, ईरान की इस्लामिक सरकार ने अमेरिका के मुंह पर कड़ा तमाचा मारा है और इस युद्ध में ईरान की जीत हुई है। दूसरी तरफ राष्ट्रपति ट्रंप ईरान की तारीफ कर रहे हैं और एक डैडी की तरह अब वो व्यवहार कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इजराइल की तरह ईरान ने भी इस युद्ध में बहुत बहादुरी दिखाई है और इस युद्ध में ईरान को जो कुछ नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए अब ईरान अपना कच्चा तेल बेच सकता है। No, look, they just had a war. The war was fought. They fought it bravely. I'm not giving up. They're in the oil business. I mean, I could stop it if I wanted. I could sell China the oil myself. I don't want to do that. They're going to need money to put that country back into shape. We want to see that happen. तो अपने घरों में भी देखा होगा, जब कोई पिता अपने बच्चे को सजा देता है, थोड़ी देर सख्ती दिखाता है और बच्चा अपने पिता से नाराज हो जाता है, तो फिर पिता थोड़ी देर के लिए नरमी भी दिखाने लगता है ताकि उस बच्चे का थोड़ी देर के बाद मूड ठीक हो जाए। उस समय पिता बच्चे से बहुत नरमी से पेश आता है। डोनाल्ड ट्रंप वही करने की कोशिश कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को शायद ये बात बड़ी अजीब लगी होगी कि एक तरफ खामेनेई अमेरिका का अपमान कर रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप का अपमान कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अमेरिका की इसमें हार हुई है, और दूसरी तरफ राष्ट्रपति ट्रंप ईरान की तारीफ कर रहे हैं। ऐसा क्यों? तो अंग्रेजी में इसे स्ट्रेटेजिक सॉफ्टनेस कहते हैं, जिसमें एक खास रणनीति के तहत अपने दुश्मन को लेकर कुछ समय के लिए नरमी दिखाई जाती है। और हो सकता है कि यहां राष्ट्रपति ट्रंप की कोशिश ये हो कि उन्हें अब नोबेल शांति पुरस्कार चाहिए और इसके लिए वो ये दिखाना चाहते हैं कि अमेरिका के मन में ईरान को लेकर कोई भेदभाव नहीं है, ईरान को लेकर ऐसा कोई द्वेष नहीं है, और ईरान ने कुछ समय के लिए गलत रास्ता अपनाया, अमेरिका ने उसे सजा दी और अब यह मामला यहीं खत्म हो गया। और अब अमेरिका ईरान को भी अपने साथ लेकर चलना चाहता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की ये इच्छा है कि वो अपने आप को विश्व का सबसे बड़ा नेता साबित करें, अपने आप को वैश्विक नेता वो साबित करना चाहते हैं, और इसके लिए ज़रूरी है कि वो ये दुनिया को दिखाएं कि दुनिया का हर देश उनके साथ है और उनका कहीं कोई विरोध नहीं है। हालांकि यहां खामेनेई को यह पता है कि उन्हें ऐसा कोई पुरस्कार तो मिलने वाला नहीं। खामेनेई के पास लूज करने के लिए कुछ नहीं है। खामेनेई का इससे ज्यादा नुकसान हो नहीं सकता। उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। खामेनेई को ना तो कोई पुरस्कार देने वाला है, ना कोई शांति पुरस्कार उन्हें मिलेगा, और ना ही उनके पास खोने के लिए कुछ बचा है। इसलिए वो खुलकर
अमेरिका के खिलाफ बयान दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि तुम्हें जो बिगाड़ना था बिगाड़ लिया, अब हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो हम जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। और भले ही पश्चिमी मीडिया ये कह रहा हो कि ईरान इस युद्ध में हार गया, लेकिन ईरान और उसके सहयोगी इस जीत का खुलकर जश्न मना रहे हैं। भारत को इससे क्या सीखना चाहिए, भारत के लोगों को इससे क्या सीखना चाहिए, ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले आप इन तस्वीरों को देखिए जो लेबनान की राजधानी बेरूत से आई हैं और हिजबुल्लाह के आतंकवादियों और समर्थकों ने वहां पर एक बड़ी रैली निकाली और कहा कि ईरान ने इस युद्ध में अमेरिका और इजराइल दोनों को हरा दिया। ये देखिए बेरूत में, लेबनान में कैसे ईरान की खुशी का जश्न मन रहा है, ईरान की जीत का जश्न मन रहा है। खामनेई की फोटो है, ईरान का झंडा है, खामनेई के समर्थक हैं और ये सब लोग जश्न मना रहे हैं ईरान की जीत का। एक ज़माना था जब आतंकवादी छिपकर रहा करते थे, उनके चेहरे पर अपनी पहचान छिपाने के लिए नकाब होता था, लेकिन आजकल के आतंकवादी खुलेआम रैलियां करते हैं और वो भी तब जब इस संगठन को अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ है। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर में जब पाकिस्तान के खिलाफ भारत को जीत मिली थी, तब हमारे देश में हमारी सेना की जीत का कहीं कोई जश्न नहीं मनाया गया, लेकिन ईरान के लोग और उसके प्रॉक्सी संगठन, उसके समर्थक आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह जैसे इस जीत का बड़े स्तर पर जश्न मना रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, पूरी दुनिया को ये बता रहे हैं कि ईरान डिप्रेशन में नहीं है, ईरान उदास नहीं है, ईरान का कुछ बिगड़ा नहीं है। ईरान में ये लोग, इजराइल और अमेरिका, ना तो खामनेई को हटा पाए, ना सत्ता को बदल पाए और ना ही उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोक पाए, इसलिए ये जीत ईरान की है। अब आप सोचिए, जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीज फायर हुआ था, हमारे देश में आपने ऐसी कितनी रैलियां देखी, हमारे देश में, हमारे देश के लोगों के बीच इस तरह का जश्न आपने कितना देखा। इसके अलावा अगर आप इजराइल की इन तस्वीरों को देखेंगे तो ईरान तो देख लिया आपने, अब इजराइल को देखिए, वहां कई इमारतें पूरी तरह से नष्ट और जर्जर हो चुकी हैं, कई शहरों में बहुत नुकसान हुआ है। ये तस्वीरें इजराइल की हैं, आपको लगेगा ये गाजा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये इजराइल है। लेकिन इन तमाम तस्वीरों के बावजूद इजराइल भी यही दावा कर रहा है कि इस युद्ध में जीत उसकी हुई है। अब जरा याद कीजिए, क्या आपको भारत में ऐसी कोई तस्वीर देखने को मिली? क्या भारत में किसी भी शहर में आपको कभी कोई ऐसा नुकसान देखने को मिला? लेकिन हमारे देश में जब यह कहा गया कि भारत इस युद्ध में जीता है, हमने पाकिस्तान को धूल चटा दी, तो हमारे ही देश के कुछ लोग और कुछ विपक्षी नेता हमारी सेना से हमारे अपने नुकसान की जानकारी मांगने लगे। कितने प्लेन गिरे हैं, कितना नुकसान हुआ है, पहले हमें यह बताइए। अब आप देख लीजिए, इतना सारा नुकसान होने के बाद भी इजराइल कहता है हम जीते हैं, इजराइल भी जश्न मना रहा है। इतना नुकसान होने के बाद ईरान कहता है कि हम जीते हैं, ईरान के लोग भी जश्न मना रहे हैं। और इन आरोपों के बीच कि अमेरिका ईरान का कुछ बिगाड़ नहीं पाया, अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को नष्ट नहीं कर पाया, इतने बड़े बड़े हवाई जहाज भेजने के बाद, इतने बड़े बड़े बॉम्ब डालने के बाद भी, लेकिन तब भी डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को दुनिया का डैडी कह रहे हैं और वो भी खुशियां मना रहे हैं और वो ये कहते हैं कि इस जीत में, इस युद्ध में जीत अमेरिका की हुई है। तो अमेरिका भी खुश है, ईरान भी खुश है, इजराइल भी खुश है। खामनेई की सरकार अब बच गई, खामनेई अब भी सत्ता में बने हुए हैं, उनका कुछ बिगड़ा नहीं और न्यूक्लियर प्रोग्राम जो ईरान का था वो भी ईरान कहता है कि ऐसे ही जारी रहेगा और ये युद्ध भी हो गया। अब हम आपको ये बताएंगे कि अगर दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा हथियारों पर खर्च होने लगा तो फिर इस दुनिया का क्या होगा और कैसे ये दुनिया हथियारों के ढेर पर बैठी होगी और युद्ध के लिए
हालात नहीं बल्कि ये ढेर सारे हथियार जिम्मेदार होंगे, क्योंकि अगर दुनिया का हर देश हथियार खरीदने लगेगा तो एक ना एक दिन ये हथियार कहीं तो इस्तेमाल होंगे, किसी के ऊपर तो चलेंगे। नेटो देशों के वार्षिक समिट में यह तय हुआ है कि इस संगठन के सभी देश अपनी जीडीपी का 5% पैसा अब अपनी रक्षा, सेना और हथियारों पर खर्च करेंगे। इनमें 3.5% पैसा रक्षा हथियारों पर खर्च होगा और 1.5% पैसा मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि यह प्रस्ताव कोई और नहीं बल्कि वही अमेरिका लाया है जो शांति को दुनिया के लिए सबसे जरूरी मानता है, और राष्ट्रपति ट्रंप चाहते हैं कि उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाए। नेटो को द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, इसीलिए इसका शॉर्ट फॉर्म है नेटो, और इसमें कुल मिलाकर 32 देश शामिल हैं। और ये सारे 32 देश कहते हैं कि अगर इनमें से एक देश पर भी हमला हुआ तो ये सारे देश, ये सभी नेटो देशों पर हुआ हमला माना जाएगा। इनमें से किसी एक देश पर अगर किसी ने हमला कर दिया तो ये 32 के 32 देश ये मानेंगे कि यह हमला उन पर है और ये सारे मिलकर फिर उस लड़ाई को लड़ेंगे। यह दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य संगठन है जिनमें ज्यादातर पश्चिमी देश शामिल हैं, और ये वो देश हैं जो युद्ध को मानवता के खिलाफ मानते हैं। और जब कोई देश नई कोई बैलिस्टिक मिसाइल बनाता है, कोई नया खतरनाक हथियार बनाता है, कोई न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट करता है, तो ये सारे देश सबसे पहले उस पर चिंता जताते हैं। लेकिन अब ये अमेरिका के कहने पर अपनी जीडीपी का 5% हिस्सा अपनी सेना और हथियारों पर खर्च करने के लिए तैयार हो गए हैं। इस खर्च से जिस देश को सबसे ज्यादा फायदा होगा वो देश भी और कोई नहीं बल्कि अमेरिका ही है, जो इन तमाम देशों को उकसा रहा है कि अब आप अपनी सुरक्षा के लिए पैसा खर्च करिए। वर्ष 2020 से 2024 के बीच दुनिया के 43% हथियारों की बिक्री अकेले अमेरिका ने की थी। 43%, आप ये समझ लीजिए लगभग आधे हथियार अमेरिका ने बेचे। 9.6% हथियारों की बिक्री फ्रांस ने, 7.8% हथियारों की बिक्री रशिया ने, 5.9% चीन ने, और पूरी दुनिया के 5.6% हथियार जर्मनी ने बेचे। इससे आप समझ सकते हैं कि अगर रक्षा हथियारों पर नेटो देशों का खर्च बढ़ेगा तो इससे सबसे ज्यादा फायदा अमेरिका को ही होगा, क्योंकि हथियारों का वो सबसे बड़ा सौदागर है। ये सारे देश हथियार खरीदने के लिए और कहां जाएंगे? अमेरिका से ही खरीदेंगे, और बाद में जब यही हथियार किसी युद्ध में इस्तेमाल होंगे तो अमेरिका ही दुनिया में बीच बचाव कराएगा, सीज फायर करवाएगा और फिर शांति की बात कहेगा। आप राष्ट्रपति ट्रंप का यह बयान सुनिए जिसमें वो कहते हैं कि नेटो देशों ने हथियारों पर अपने खर्च को बढ़ाकर एक शानदार काम किया है। All of this is going to be done very quickly, almost immediately. You probably know this as well as I do. I'm sure they've been talking about it. It's really been a big focus. In a very historic milestone this week, the NATO allies committed to dramatically increase their defense spending to that 5% of GDP, something that no one really thought possible. एक बड़े थिंक टैंक सिप्री के मुताबिक दुनिया में सबसे बड़ा रक्षा बजट अमेरिका का है, और यह है 84,70,000 करोड़ रुपए का। दूसरे नंबर पर चीन का रक्षा बजट 26,60,000 करोड़ रुपए का है, और चीन का रक्षा बजट अमेरिका का आधा भी नहीं है। सोचिए, अमेरिका का 84 लाख करोड़ और चीन का 26 लाख करोड़। रशिया का रक्षा बजट लगभग 12 लाख करोड़ का है, जर्मनी का 7.5 लाख करोड़, और भारत का रक्षा बजट 7,30,000 करोड़ रुपए का है। और ये आंकड़े वर्ष 2024 के हैं, पिछले साल के, और हमने आपको यही बताया कि जो सिप्री की रिपोर्ट में लिखा है वो आंकड़े हमने आपको दिए हैं। हालांकि भारत सरकार कहती है कि इस साल का भारत का रक्षा बजट 6,81,000 करोड़ रुपए का है। यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरी दुनिया में रक्षा हथियारों पर जितना पैसा खर्च हो रहा है उसमें 37% पैसा अमेरिका खर्च कर रहा है, 12% चीन, 5.5% रशिया, 3.3% जर्मनी और 3.2% पैसा इस समय भारत खर्च कर रहा है, और पाकिस्तान इस लिस्ट में दूर दूर तक नहीं है। तो आज आपको ये जानकारी दिखाने का हमारा मकसद ये है कि पूरी दुनिया में हाल ही में जो युद्ध हुए हैं पिछले कुछ वर्षों में, उन्हें देखते हुए
दुनिया में अब हथियारों की एक नई रेस शुरू हो चुकी है और अब पूरी दुनिया हथियारों के एक ढेर पर बैठी हुई है। आज हमने AI से कहा कि इस समय दुनिया की जो स्थिति है उस पर आपके लिए एक वीडियो बनाए और इन हथियारों के बीच कैसे शांति का सफेद झंडा लहराता है वो भी बताए। तो देखिए, ये वीडियो AI ने बनाया है आज की दुनिया के लिए। देखिए। ये ऐसे हथियार हैं जिनमें कभी भी विस्फोट हो सकता है। अब होना क्या चाहिए था? पूरी दुनिया जिसमें घने जंगल होने चाहिए थे, खूबसूरत पहाड़, चारों तरफ हरियाली, पेड़ पौधे होने चाहिए थे, नदियां, झील होनी चाहिए थी, चिड़िया की चहचहाट होनी चाहिए थी, चारों तरफ बच्चे स्कूल कॉलेज में जाते हुए दिखाई देने चाहिए थे। रेस इस चीज की लगनी थी कि दुनिया में प्रकृति को और कैसे बढ़ाया जाए, इस दुनिया में हरियाली को और कैसे बढ़ाया जाए, इस दुनिया में शांति कैसे स्थापित की जाए। लेकिन इसके उलट हो रहा है और आज शांति भी इन हथियारों के जरिए स्थापित हो रही है। इसलिए इस दुनिया में अगर कोई सबसे महंगी चीज है तो वो है शांति। शांति स्थापित करने के लिए अब लाखों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। ये हथियार इस्तेमाल होते हैं शांति स्थापित करने के लिए। और शांति कौन स्थापित करता है? जो सबसे शक्तिशाली होता है, शांति उसके हिस्से में आती है। दुनिया में जिस तेजी से हथियारों की ये दौड़ बढ़ रही है, खरीद बढ़ रही है, उससे ये सवाल भी उठता है कि क्या अब हथियार शांति की गारंटी बन गए हैं? स्वीडन का जो मशहूर थिंक टैंक है जिसका नाम है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे सिप्री कहते हैं, इसी सिप्री की अभी मैंने आपको जो रिपोर्ट दिखाई है, सिप्री की नई रिपोर्ट में यह लिखा है कि वर्ष 2024 में रक्षा हथियारों पर पूरी दुनिया के खर्च में 9.4% की वृद्धि हुई है। पिछले साल पूरी दुनिया में सेनाओं और हथियारों पर 2.7 ट्रिलियन US डॉलर्स यानी 231 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए। यह पूरी दुनिया की GDP के 2.5% के बराबर है और इस वक्त भी दुनिया के 150 से ज्यादा देश ऐसे हैं जिनकी GDP इससे कम है। इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब दुनिया में हथियारों और सेनाओं पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है और पिछले 10 वर्षों में इस खर्चे में लगातार वृद्धि हुई है। हैरानी की बात यह है कि जो पश्चिमी देश शांति पर सबसे ज्यादा उपदेश देते हैं, उन्हीं देशों ने अपने रक्षा बजट को सबसे ज्यादा बढ़ाया है। शांति पर सबसे ज्यादा लेक्चर देने वाले लोग सबसे ज्यादा हथियार भी खरीद रहे हैं। यूरोपीय देशों ने अपने रक्षा बजट में 17% की वृद्धि की है, जबकि इजराइल ने 65% की वृद्धि, रोमानिया ने 43%, नेदरलैंड्स ने 35%, स्वीडन ने 34%, पोलैंड ने 31%, जर्मनी ने 28%, डेनमार्क ने 20% और फिनलैंड ने भी अपने रक्षा बजट में 16% की वृद्धि की है। युद्ध के कारण रशिया ने 38%, चीन ने 7%, अमेरिका ने 5.5% के आसपास और भारत ने अपने रक्षा बजट में 1.6% की वृद्धि की है। हालांकि भारत सरकार के मुताबिक ये वृद्धि 1.6% नहीं बल्कि 5% के आसपास है। लेकिन मैं जो आपको दिखा रहा हूं, सिप्री की रिपोर्ट जो कह रही है वो ये कहती है, हालांकि हमारी सरकार ये कहती है कि हमारे रक्षा बजट में हमने 5% के आसपास वृद्धि की है। ये आंकड़े सिप्री के हैं, भारत सरकार के नहीं हैं। भारत सरकार के आंकड़े भी साथ में लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। अगर आप नजर डालें तो पाकिस्तान का रक्षा बजट वर्ष 2023 के मुकाबले 5.1% कम हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान एक गरीब देश है, उसके पास पैसा बचा नहीं। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान आर्थिक कंगाली में भी अपने कुल बजट का सबसे बड़ा हिस्सा अपनी सेना और नए हथियारों पर ही खर्च कर रहा है। आज आप एक बार इन मिसाइलों को देखिए,
इन लड़ाकू विमानों को देखिए, इन ड्रोन्स को देखिए और इन बड़े बड़े रॉकेट्स को देखिए और सोचिए कि क्या ये हथियार और इनमें भरा गया गोला बारूद कभी शांति ला सकता है। और फ्रांस के एक मशहूर दार्शनिक जीन पॉल ने एक बार कहा था कि जब आप हथियार को चुनते हैं तो उसके साथ कहीं ना कहीं युद्ध को भी चुन रहे होते हैं, और आज शायद दुनिया में यही हो रहा है। जरा कल्पना कीजिए, अगर पूरी दुनिया से सारे हथियारों को हटा दिया जाए, अगर दुनिया के सारे देश इस बात पर सहमत हो जाएं कि वो अपने सारे हथियारों को नष्ट कर देंगे, एक भी हथियार इस दुनिया में नहीं बचेगा, तो आप यकीन मानिए इसके बाद युद्ध भी नहीं होगा, क्योंकि युद्ध लड़ने के लिए किसी के पास हथियार ही नहीं है। हमें हथियार बढ़ाने के बारे में नहीं, हथियारों को कम करने के बारे में सोचना चाहिए। अलग अलग संगठनों में आजकल यही बात होती है कि कैसे हथियारों को और ज़्यादा खरीदा जाए, सेना को और बढ़ाया जाए, विस्तार किया जाए, सेना पर और ज़्यादा पैसा खर्च किया जाए, क्योंकि हर देश अपने लोगों को सुरक्षित रखना चाहता है, अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखना चाहता है, अपने देश में शांति चाहता है। लेकिन शांति स्थापित होती है हथियारों के जरिए। हमें इसे बदलना होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि वर्ष 2025 ने कई देशों को बिल्कुल डरा दिया है। इसी साल रशिया और यूक्रेन का युद्ध हुआ, फिर इजराइल और गाजा के साथ युद्ध हुआ, फिर इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध हुआ, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, जिसके कारण पूरी दुनिया में एक डर का माहौल पैदा हो गया है। अब आपको युद्ध के मैदान से निकालते हैं और आपको लेकर चलते हैं अंतरिक्ष में। भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अपने 4 एस्ट्रोनॉट सहित जो उनके जो बाकी के 3 एस्ट्रोनॉट हैं, ये चारों एस्ट्रोनॉट करीब 28 घंटे की यात्रा के बाद सफलतापूर्वक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंच गए हैं और आज शाम करीब 4 बजे एक्सियोम 4 मिशन बिना किसी परेशानी के स्पेस स्टेशन के साथ जुड़ गया, यानी दोनों की डॉकिंग हो गई। इसके बाद करीब 6 बजे स्पेस स्टेशन का हैच खुला और सभी अंतरिक्ष यात्री आईएसएस के अंदर प्रवेश कर गए। आप सबसे पहले इस ऐतिहासिक मिशन की ये नई तस्वीरें देखिए और फिर हम अंतरिक्ष के इस बहुत ही मुश्किल मिशन को आपके लिए डिकोड करेंगे। तो ये नई तस्वीरें हैं इस मिशन में शामिल जो 4 अंतरिक्ष यात्री हैं, जब डॉकिंग हुई और कैसे ये इस स्पेस स्टेशन में इन्होंने प्रवेश किया। आसान भाषा में डॉकिंग का मतलब होता है अंतरिक्ष में मौजूद 2 या 2 से ज्यादा स्पेस क्राफ्ट्स को आपस में जोड़ देना। कल जिस फैल्कन 9 रॉकेट ने उड़ान भरी थी, उस रॉकेट का ऊपरी हिस्सा आज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जुड़ गया, जिसका नाम है ड्रैगन कैप्सूल। आज अंतरिक्ष में डॉकिंग के समय आईएसएस और ड्रैगन कैप्सूल की रफ्तार करीब 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा थी। सोचिए, एयरपोर्ट के रनवे पर लैंड होते समय जब किसी प्लेन की रफ्तार 280 से 300 किलोमीटर के आसपास होती है, अंतरिक्ष में इससे करीब 100 गुना ज्यादा रफ्तार से पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए आज ये डॉकिंग हुई है स्पेस स्टेशन और इस स्पेसक्राफ्ट के बीच। करीब आने के बाद दोनों स्पेसक्राफ्ट्स के बीच संपर्क स्थापित हुआ और इसके बाद ड्रैगन कैप्सूल मजबूती के साथ आईएसएस के साथ जुड़ गया और उसका ही एक हिस्सा बन गया। दुनिया में पहली बार वर्ष 1966 में अमेरिका के जेमिनी मिशन के दौरान डॉकिंग की गई थी और इस साल जनवरी के महीने में इसरो ने भी 2 स्पेसक्राफ्ट्स को डॉक किया था और ऐसा करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन गया था। अब तक अमेरिका, रशिया, चीन और भारत ही अंतरिक्ष में सफल डॉकिंग कर पाए हैं। एक्सियोम 4 मिशन के अंतरिक्ष यात्री अब तक एक छोटे से ड्रैगन कैप्सूल में मौजूद थे, लेकिन अब ये सभी यात्री अगले 14 दिनों तक आईएसएस में रहेंगे। ये किसी 6 बेडरूम वाले घर से भी ज्यादा बड़ा है। आप ऐसा समझिए, कोई ऐसा घर जिसमें 6 बेडरूम है, सोने के लिए 6 कमरे हैं, 2 बाथरूम्स हैं और एक जिम भी इसमें मौजूद है। और जो फैल्कन रॉकेट अंतरिक्ष में गया था, यह रीयूजेबल रॉकेट है।
इसका जो ऊपरी हिस्सा है, जो एक कैप्सूल कहलाता है, वो अब स्पेस में रुक गया और जो रॉकेट था वो अब वापस पृथ्वी पर लौट चुका है। एक्सियम 4 मिशन में शुभांशु शुक्ला सेकंड इन कमांड हैं, यानी दूसरे नंबर पर हैं, और आज डॉकिंग के दौरान वो अपनी कमांडर यानी अपनी बॉस पैगी विटसन के साथ उनकी मदद करते हुए दिखे। इस प्रक्रिया का ज्यादातर हिस्सा ऑटोमेटिक तरीके से होता है, लेकिन अंतरिक्ष यात्री चाहें या फिर कोई मुश्किल अगर आ जाए तो इसे मैनुअल तरीके से भी पूरा किया जा सकता है, और अगर जरा सी भी गलती होती तो ड्रैगन कैप्सूल की ISS के साथ एक भयंकर टक्कर भी हो सकती थी, और यह किसी भी स्पेस मिशन का सबसे कठिन हिस्सा माना जाता है। आज शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इससे पहले 633 अंतरिक्ष यात्री ISS पहुंचे हैं, और शुभांशु शुक्ला वहां पहुंचने वाले 634 नंबर के अंतरिक्ष यात्री हैं। उन्होंने अंतरिक्ष से ही अपनी अब तक की यात्रा के बारे में एक वीडियो बनाया है। आप पहले उनका यह वीडियो देखिए जो उन्होंने भेजा है खास तौर पर, और फिर हम आपको बताएंगे कि अगले 14 दिनों में उनकी सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी। इस समय स्पेस में बहुत ही ज़्यादा उत्साह, तो बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील कर रहा हूँ। मैं बहुत उत्साहित हूँ, और मैं अपने शोल्डर पे अपना तिरंगा जो मैं लेके चल रहा हूँ, मैं मानता हूँ कि आप सब मेरे साथ हैं। जब कोई शुभ काम पूरा होता है तो हमारे यहाँ कहते हैं कि कुछ मीठा हो जाए, और इस मिशन में शुभांशु शुक्ला भी अपने साथ खास तौर पर बनाया गया गाजर का हलवा, मूंग दाल का हलवा और आम का रस अंतरिक्ष में लेकर गए हैं, और वो इसे अपने साथियों के साथ शेयर करेंगे। हालांकि इस अंतरिक्ष यात्रा में शुभांशु शुक्ला को कई चुनौतियों का सामना करना होगा। गुरुत्वाकर्षण की कमी से अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस सिकनेस होती है। इसमें थकान, चक्कर आना और दिशा भ्रम जैसी बातें होती हैं, और हर 10 में से 4 अंतरिक्ष यात्रियों को इसका सामना जरूर करना पड़ता है। ग्रेविटी न होने की वजह से अंतरिक्ष यात्रियों के मस्तिष्क में फ्लूइड यानी तरल पदार्थ इकट्ठा होता है, जिससे अंतरिक्ष यात्रियों की दृष्टि धुंधली होने लगती है। स्पेस में रहने के दौरान पहले 5 से 11 दिनों में ही अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर की मांसपेशियां 20% तक कमजोर हो जाती हैं। इसका मुकाबला करने के लिए अंतरिक्ष यात्री हर दिन 2 घंटे तक व्यायाम करते हैं। आज शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष में पहुंचकर यह भी बताया कि अब वो किसी बच्चे की तरह फिर से चलना फिरना सीख रहे हैं। आप देखिए उन्होंने क्या कहा है, और फिर आप समझ पाएंगे कि अंतरिक्ष में जाना कोई आसान काम नहीं है। वहां हर कदम पर एक नई मुश्किल आपके सामने होती है। एक छोटा सा संदेश मेरे प्यारे देशवासियों के लिए। आपके प्यार और आशीर्वाद से सुरक्षित मैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे पहुंच चुका हूं, और बहुत आसान दिख रहा है यहाँ खड़े होना, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा सर भारी है, थोड़ी तकलीफ हो रही है, लेकिन ये सब बहुत छोटी चीज़ें हैं और कुछ ही दिनों में हम इसके यूज्ड टू हो जाएंगे। और ये पहला पड़ाव है इस जर्नी का, और अभी आगे 14 दिन यहाँ पे रह के हम काफ़ी सारे साइंस एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, आप लोगों से बातचीत करेंगे। तो इस मिशन की कमांडर अमेरिका की पैगी विटसन है। आप जानते हैं पैगी विटसन की उम्र कितनी है? वो 65 वर्ष की हैं, 65 ईयर्स। सोचिए, जिस उम्र में हमारे देश में लोग नौकरी से रिटायर हो जाते हैं, ये रिटायरमेंट एज मानी जाती है, उस उम्र में पैगी विटसन दुनिया के सबसे मुश्किल मिशन को कामयाब बनाने के लिए निकली हैं। उनसे करीब आधी उम्र के मिशन स्पेशलिस्ट हंगरी के टिबोर कापू हैं, जो 33 साल के हैं। शुभांशु शुक्ला 39 वर्ष के हैं, और वो अपनी बॉस पैगी विटसन से करीब 26 साल छोटे हैं। पोलैंड के चौथे अंतरिक्ष यात्री की उम्र 41 वर्ष है, और उनकी उम्र भी पैगी विटसन से करीब 24 साल कम है। इससे पहले भारतीय मूल की अमेरिका अंतरिक्ष यात्री, आपको याद होगा, सुनीता विलियम्स ने 59 वर्ष की उम्र में अंतरिक्ष में 9 महीने से ज्यादा का समय बिताया था। 59 वर्ष की उम्र में
यानी अंतरिक्ष यात्रा करने के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं है। भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री विंग कमांडर राकेश शर्मा अंतरिक्ष में करीब 8 दिनों का समय बिताकर आए थे और अगले 14 दिनों में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला भी अब राकेश शर्मा का यह रिकॉर्ड तोड़ देंगे। अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। यह ब्रेक है 3 मिनट का। ये 3 मिनट आप थोड़ा आराम कीजिए, रिलैक्स कीजिए और फिर 3 मिनट के बाद हम आपको दोबारा मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। कौन है जो देश की वायरिंग को सेफ बनाता है? कौन है जो देश की वायरिंग को इको फ्रेंडली बनाता है? कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। Where the software engineer with a big idea meets the smart market analyst, meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? जब अपनों का साथ हो तभी होता है शुभारंभ। इसलिए सिर्फ मुथूट फाइनेंस सदियों से देते आ रहे हैं हर नई शुरुआत में अपनों जैसा भरोसा। मुथूट फाइनेंस, इंडियाज नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए अभी फोन कीजिए 1-800-313-1212 पर। कैंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर। बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ कैंट से। Become a proud Prestigian. Pursue BBA and MBA at PIMR Indore. Get 100% placement support. Industry-focused curriculum. Shaping leaders since 1994. Join PIMR Indore. This is no ordinary sky. This is where legends are born. Space transition. Roger. Engaging heat. In the vast expanse above, the Indian Air Force reigns. Unseen, unstoppable, unmatched. Join the Indian Air Force to be a cut above. Start successful legal career with Prestige, offering LLB and LLM with expert faculty and practical exposure, shaping leaders since 1994. Join PIMR Indore. कैंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर। बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ कैंट से। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। ये खबर उन लोगों के लिए है जो अक्सर हवाई यात्रा करते हैं, जो हवाई जहाज़ में यात्रा करते हैं। और आप देखिए आप कितने निश्चिंत होकर, कितना भरोसा करके हवाई जहाज़ में बैठ जाते हैं, इस भरोसे के साथ कि आप अपने गंतव्य पर, अपनी मंजिल पर सुरक्षित पहुंच ही जाएंगे। लेकिन जब से अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान क्रैश हुआ है, अब लोगों के मन में एक डर पैदा हो रहा है कि जो कुछ भी होता है, किस प्रकार से जो मेंटेनेंस हो रही है हवाई जहाज़ की, हवाई अड्डों पर जो मेंटेनेंस का काम होता है, जो सिस्टम बना हुआ है, कहीं उसमें कोई खामियां तो नहीं है। इसलिए अब हम हमारे देश के बड़े हवाई अड्डों की जांच में मिली खामियों को डिकोड करेंगे। अहमदाबाद में विमान हादसे के बाद डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी डीजीसीए ने दिल्ली और मुंबई सहित देश के कई बड़े हवाई अड्डों की जांच शुरू की। और ये जांच जब पूरी हुई तो एक रिपोर्ट जारी की गई। इस जांच में क्या पता चला? पहली बात, एयरलाइंस के विमानों में बार बार एक जैसी गड़बड़ियां हो रही हैं, एक जैसी खराबियां हो रही हैं, जिसकी वजह कमज़ोर सर्विसिंग है, कमज़ोर सुपरविजन है।
विमानों में तकनीकी खामियां सामने आने के बाद भी उन्हें ठीक नहीं किया जा रहा था, ये जांच में पता चला है। दूसरा, डीजीसीए के मुताबिक एक एयरलाइन की घरेलू उड़ान इसलिए रद्द की गई क्योंकि उस विमान के टायर घिस चुके थे। आप अंदाजा लगाइए, किसी विमान के टायर घिस चुके हैं, घिसे हुए टायरों के साथ वो विमान ऑपरेट कर रहा है, और जब टायर ज्यादा घिसे तो फिर फ्लाइट को कैंसिल करना पड़ा। तीसरी बात, एक हवाई अड्डे पर बने रनवे की सेंटर लाइन मार्किंग बहुत फीकी पड़ चुकी थी। यह रनवे के बीच में मौजूद वो सफेद लाइन होती है जिसकी मदद से पायलट अपने विमान की सुरक्षित लैंडिंग और टेक ऑफ कर पाते हैं, और उन्हें पता होता है कि इस लाइन के साथ साथ एयरक्राफ्ट को कैसे रनवे के बीच में रखना है। चौथी बात, एक ट्रेनिंग सिमुलेटर की जांच में यह पता चला कि वो विमान जैसा था ही नहीं, और उसका सॉफ्टवेयर बहुत पुराना हो चुका था, अपडेट ही नहीं किया था। किसी ट्रेनिंग सिमुलेटर को असली विमान जैसा होना चाहिए ताकि पायलट्स उस पर अभ्यास कर सकें, पायलट्स की ट्रेनिंग उस पर हो सके। और 19 जून से शुरू किए गए इस जांच में डीजीसीए ने एयरपोर्ट्स पर अपनी निगरानी बढ़ाई। जिन एयरलाइंस और ऑपरेटर्स में डीजीसीए को खामियां मिली, उन्हें 7 दिनों के अंदर सुधार करने के लिए कहा गया। हालांकि इस रिपोर्ट में उन हवाई अड्डों या एयरलाइंस के नाम अभी नहीं बताए गए हैं। एयर इंडिया के विमान हादसे के बाद हमारे देश में हवाई सफर को लेकर एक नया डर पैदा हो गया है, लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि दुर्घटनाओं के मामले में हवाई सफर आज भी सबसे ज्यादा सुरक्षित है। हवाई यात्रा आज भी सबसे ज्यादा सुरक्षित है। अब जरा आंकड़े देखिए। वर्ष 2010 से 2025 के बीच इन 15 वर्षों में भारत में 3 विमान दुर्घटनाएं हुई हैं, जिनमें 450 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई। लेकिन सड़क दुर्घटनाओं में वर्ष 2011 से 2022 के बीच 17,80,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और अगर सड़क दुर्घटनाओं के कारण भारत में हर साल लगभग 1.5 लाख लोग मारे जा रहे हैं, तो अब आप खुद सोचिए कि सड़क यात्रा ज्यादा खतरनाक है या हवाई यात्रा। सोचिए, हवाई यात्रा को लेकर तो हम इतनी सारी चिंताएं जताते हैं, हमें डर लगता है, और ये चिंताएं जतानी भी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि आपकी चिंताएं नहीं होनी चाहिए, चिंता बिल्कुल होनी चाहिए। हवाई यात्रा पर अगर आप जा रहे हैं तो सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना चाहिए, एयरलाइंस को भी रखना चाहिए, हवाई अड्डे पर जो संस्थाएं हैं उन्हें भी रखना चाहिए। लेकिन जिन सड़क दुर्घटनाओं के कारण हर साल 1.5 लाख से ज्यादा लोग मर रहे हैं, क्या हमारे देश में कभी उसके बारे में बात होती है? ज्यादातर सड़क दुर्घटनाओं की वजह ओवर स्पीडिंग और रॉन्ग साइड ड्राइविंग है। लेकिन सोचिए, हमने कभी यह सोचा है कि हम अपनी सड़कों पर, अपने देश की सड़कों पर रॉन्ग साइड ड्राइविंग को कैसे रोकेंगे, ओवर स्पीडिंग को कैसे रोकेंगे? देश में 2 करोड़ से ज्यादा गाड़ियां हैं, वाहन हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 5% में ही ऐसा डिवाइस लगा है जो ओवर स्पीडिंग को रोकता है, सिर्फ 5%। इसके अलावा वर्ष 2019 से 2023 के बीच भारत में 18 करोड़ से ज्यादा चालान किए गए, जिससे पता चला कि जिन वाहनों की दुर्घटना से हर साल 1.5 लाख लोग मारे जा रहे हैं, उनकी मरम्मत, उनकी फिटनेस और उन्हें कोई अनाड़ी ड्राइवर तो नहीं चला रहा, इस पर कोई चिंता नहीं जताते। हमारे देश में सड़कों पर जो गाड़ियां चल रही हैं, पहली बात तो उन गाड़ियों की अपनी फिटनेस कैसी है? क्या उन गाड़ियों की ब्रेक्स ठीक हैं? क्या उन गाड़ियों की हेडलाइट ठीक है? उनके इंडिकेटर्स ठीक हैं? उनमें बाकी के जो मापदंड हैं, क्या वो सही हैं? इसके अलावा इन गाड़ियों को चलाने वाले जो ड्राइवर हैं, क्या वो गाड़ी चलाने के काबिल हैं? क्या वो इतने अनुशासित हैं? क्या उन्हें गाड़ी चलानी ठीक से आती है? क्या उन्हें ठीक से बताया गया है कि नियमों का पालन कैसे करना है? सड़कों पर सबसे ज्यादा नियम कानूनों को तो आजकल ई रिक्शा वाले तोड़ रहे हैं। आपने देखा होगा, बड़े बड़े शहरों में ई रिक्शा चल रहे हैं। दिल्ली की सड़कों पर 1,60,000 से ज्यादा ई रिक्शा होने का अनुमान है, जिनमें से करीब 60% ई रिक्शा गैर कानूनी है, और इनके लिए बने गैर कानूनी चार्जिंग स्टेशंस की वजह से हर साल ये लोग 120 करोड़ रुपए की बिजली भी चोरी करते हैं। तो चोरी की बिजली से अगर ज्यादातर ई रिक्शा चल रहे हैं, ये वो ई रिक्शा हैं जो रात में कभी अपने हेडलाइट का इस्तेमाल नहीं करते। ज्यादातर ई रिक्शाज में तो हेडलाइट मिलेगी ही नहीं, इंडिकेटर तो बहुत दूर की बात है। अगर रात में आप इन ई
इन ई रिक्शाओं को देखेंगे तो ना तो इनमें हेडलाइट जलती है, ना इंडिकेटर होते हैं, और हेडलाइट ना जलाने का सबसे बड़ा कारण ये है कि ई रिक्शा को चलाने वाले जो लोग हैं ये अपनी बिजली को बचाना, बैटरी को बचाना चाहते हैं। बैटरी कहीं ख़त्म ना हो जाए उसके लिए हेडलाइट जलाते ही नहीं, और ये जानते हैं कि बाद में अगर बैटरी डिस्चार्ज होगी तो इन्हें दोबारा बिजली से उसे चार्ज करना पड़ेगा, और उसमें भी ज़्यादातर लोग गैर कानूनी बिजली से चार्ज कर रहे हैं, चोरी से चार्ज कर रहे हैं। इसलिए आज हमारा एक छोटा सा संदेश ये है कि हमारे देश की सड़कों पर जो 1.5 लाख लोग हर साल मारे जा रहे हैं, जिस प्रकार से हमारे देश में अब एयरपोर्ट्स की निगरानी हो रही है, एयरलाइंस की निगरानी हो रही है, देखा जा रहा है कि कहीं कोई समस्या तो नहीं है, सुरक्षा के सारे मापदंड ठीक हैं कि नहीं है, क्या उसी प्रकार से हमें अपनी सड़कों के बारे में नहीं सोचना होगा? सड़कों पर जो वाहन चल रहे हैं, जो ऑटो चल रहे हैं, कमर्शियल वाहन चल रहे हैं, लोगों के प्राइवेट वाहन चल रहे हैं, क्या उनके बारे में नहीं सोचना होगा? उन वाहनों को कौन चला रहा है, वो इस लायक भी हैं या नहीं? हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए जो पायलट आते हैं वो बहुत कड़ी ट्रेनिंग के बाद आते हैं, लेकिन हमारे देश में जिन लोगों के हाथ में गाड़ी थमा दी जाती है उन्हें कितनी ट्रेनिंग दी गई है, उन्हें नियम कानून की कितनी जानकारी है, ये हमें देखना होगा, क्योंकि हर साल 1.5 लाख लोगों की जान सड़क दुर्घटनाओं में जा रही है। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, और बंधन में मत बांधिए, हर रिश्ते को खुला छोड़िए, क्योंकि अपना जाएगा नहीं और पराया ठहरेगा नहीं। नमस्कार।